हेलो प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं का आज हम स्टार्ट करेंगे भौतिकी का पहला चैप्टर जो आता है अपने शिथिर वैद्युतिकी से। तो आपका प्यारा सा चैनल टॉपर cbse.com पर आप सबका स्वागत है। और आज का अपना लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र वाले अध्याय से विद्युत आवेश तथा आवेशन की विधियां, यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है और किस तरह से किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, ये आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि अपने विद्युत आवेश के अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो आपके सामने देखो, मेन पॉइंट तो क्या है, विद्युत आवेश है कि विद्युत आवेश होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि आवेशन की विधियां, जैसे हम देखेंगे घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा किस तरह से वस्तु को आवेशित किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि विद्युत आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं, जिनमें से 3 मेन गुण तो आपके सामने हैं। इसके अलावा और भी हम अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश द्रव्यमान से किस तरह से अलग है और आवेश संरक्षण नियम को कैसे कैसे फॉलो करता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, यानी कि दो आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसके लिए हम देखेंगे कूलोम्स का नियम। फिर हम देखेंगे कि काफ़ी सारे चार्ज अगर मिलकर एक चार्ज पर बल लगाते हैं तो वो बल किस तरह से निकाला जाता है। और हम ये भी देखेंगे कि आवेश को किसी वस्तु पे किस तरह से वितरित किया जाता है, यानी कि एक वायर पे बोलेंगे तो आ जाएगा रेखीय वितरण, किसी सरफेस के ऊपर करेंगे यानी कि किसी पृष्ठ पे करेंगे तो बन जाएगा पृष्ठ आवेश वितरण, किसी वस्तु के अंदर आवेशित करेंगे जो 3 डायमेंशन होगी तो वो क्या बन जाएगा, आयतन आवेश वितरण। तो ये अपना लेक्चर रहेंगे सारे आगे आने वाले लेक्चर। आज का जो लेक्चर रहेगा वो सिर्फ रहेगा कि आवेश होता क्या है और किस तरह से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है और आपके लिए ही है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि शिथिर वैद्युतिकी होती क्या है। आपके सामने 3 चार्जेस मैंने बनाए हैं, 3 आवेश यहाँ रखे हुए हैं। कैसे? पहला आवेश विराम अवस्था में है, दूसरा जो आवेश है वो चलने लग रहा है, मान के चल रहे हैं हम, और तीसरा आवेश है वो भी चलने लग रहा है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे कैसे अंतर है दोनों के बीच में? ये तो मैंने मान लिया पहला आवेश है विराम अवस्था में, और ये क्या है, गतिमान है, पर इसका जो त्वरण है वो 0 है, यानी कि ये एक बराबर गति से चलने लग रहा है। और ये भी गतिमान है, चलने लग रहा है, पर इसका त्वरण 0 नहीं है, यानी कि ये अपनी गति को कभी कम करता है कभी ज़्यादा करता है, यानी कि ये त्वरित है, यानी कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है। अब ये देखिए, आपको पता होना चाहिए जब भी कोई चार्ज विराम अवस्था में होता है तो अपने चारों तरफ ये एक क्षेत्र बनाता है जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम ई से दर्शाएंगे, यहाँ पर इंग्लिश में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां से ये ई आया है। गतिमान जब होता है कोई भी आवेश तो वो विद्युत क्षेत्र तो बनाता ही है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। आपने ये पढ़ा है कक्षा 10 में कि किसी भी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो ये वाला क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। चुंबकीय क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इसे बी से दर्शाया जाता है। तो गतिमान जो चार्ज होगा, आवेश होगा, वो इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। अब आते हैं तीसरे वाले में। तीसरे वाले में क्या है कि इसकी अचानक से गति को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो ये ई यानी कि विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र तो बनाता ही बनाता है, साथ में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो किरणें होती है वो बनाता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा या आने वाले काफ़ी लेक्चर जो रहेंगे वो स्थिर वैद्युतिकी से रहेंगे, यानी कि पहला अध्याय और दूसरा अध्याय दोनों स्थिर वैद्युतिकी से आते हैं, जिसके अंदर आवेश को विराम अवस्था में माना जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभव का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी कि सीधी सी बात है कि आवेश आपका रुका रहना चाहिए, जिसमें हम विद्युत क्षेत्र का भी देखेंगे और विभव के बारे में भी देखेंगे।
अब सबसे पहला बिंदु ये आता है कि आवेश होता क्या है। आवेश का मीनिंग क्या होता है? देखो, आवेश अब हिंदी में पढ़ने लग रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और आसान हो जाए। आवेश, जैसे कई बार क्या होता है कि किसी को गुस्सा आ जाता है तो गुस्से को भी आवेश बोलते हैं। पहले एक आदमी था, बिल्कुल आराम से बैठा है, किसी ने उसकी किसी भी तरह से, मान लो उसके साथ में क्या किया, किसी ने मान लो उसके कोई कंकड़ मार दिया, ठीक है, तो उसके कंकड़ मारेगा तो उसको गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आने के बाद में वो क्या करेगा, आसपास देखेगा किसने मारा है मेरे कंकड़, तो वो उसकी पिटाई करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसको पता लग जाता है कि उसने उसके बेवजह ही कंकड़ मार दिया, तो पहले वो कैसा था, उदासीन था। जैसे ही किसी ने उसके ऊपर कंकड़ फेंका तो वो क्या करेगा, गुस्से में आ जाएगा। तो उसी गुस्से को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। अब यहाँ वो आवेश नहीं है, यहाँ थोड़ा सा अंतर है। देखो, हर व्यक्ति का जैसे गुण होता है कि उसके अंदर आवेश होता है, गुस्सा आता है, कोई भी इंसान होगा तो उसमें गुस्सा जरूर आएगा। ऐसे ही किसी भी पदार्थ का भी गुण होता है कि उसके पास आवेश जरूर होता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आपने देखा है कि किसी भी वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है, ये तो हमने देखा है, हर वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है। जिस भी वस्तु में द्रव्यमान होता है, जैसे मान लेते हैं ये दो वस्तु आपके सामने है, इस पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है, और दोनों के बीच में जो दूरी है वो r मान लेते हैं। तो उस केस में आप देखोगे कि न्यूटन ने ये बोला था गुरुत्वाकर्षण नियम के अंदर कि दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका फॉर्मूला होता है G m1m2 भाग में r²। ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना, सूत्र पढ़ा आपने ये। और ये हमेशा कैसा होगा, ये जो बल कैसा होगा, ये आकर्षण वाला होगा, यानी कि दोनों की दोनों वस्तुएं आकर्षित करेगी एक दूसरे को। तो Fg फोर्स से, बल से ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करने लग रही है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वस्तुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेते हैं। इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए और दूसरी वाले से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। कैसे निकालते हैं वो बात की बात है। जैसे ही दोनों वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करने के बजाय प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगी। तो प्रतिकर्षित करना क्यों शुरू किया इन्होंने? जैसे आपने उस आदमी के कंकड़ मारा तो अचानक से वो गुस्सा करने लग गया, इसी तरह से इनको भी अचानक से गुस्सा आ जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, प्रतिकर्षित करने लग जाएंगे। तो ऐसा इनके अंदर क्या बदलाव हुआ जिसकी वजह से आकर्षित करने के बजाय प्रतिकर्षित ज्यादा करने लग गए। इसी बदलाव को या इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। समझे इस बात को आप? ये आवेश जो होता है वो हर वस्तु के अंदर होता है। वो बात अलग है कि उसको हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते। तो अभी हम नहीं देख पा रहे थे, पर जैसे ही दोनों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो दोनों में आवेश आ चुका है। पहले का आवेश कितना माना आपने, Q1, और दूसरे का आवेश कितना माना आपने, Q2। और Q1 Q2 आवेश आने के बाद में हम देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, प्रतिकर्षित करने लग जाएंगे। और ये प्रतिकर्षण की जो फोर्स है Fe, ये बड़ी होगी Fg से, गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ी होगी, जिसकी वजह से ये नजदीक आने के बजाय एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो ऐसा क्या गुण है जिसकी वजह से ये प्रतिकर्षित करने लग रहे हैं? इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह विद्युत और चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। उत्पन्न भी करता है और अनुभव भी करता है। जैसे बल लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर तो ये विद्युत गुण हो गया। चुंबकीय प्रभाव का मतलब आपने देखा है क्लास 10th में, आपने ये देखा कि किसी भी तार में से जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये उस तार में बह रहे इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, यानी कि आवेश की वजह से होता है। आवेश अगर चलेंगे तो चुंबकीय प्रभाव बनेंगे। तो ये था आपका आवेश। आपने याद रखना है, जैसे द्रव्यमान जो होता है ये भी किसी वस्तु का गुण होता है, वैसे आवेश भी हर वस्तु का एक गुण होता है। वो बात अलग है कि उसको हम कई बार देख पाते हैं, कई बार नहीं देख पाते। द्रव्यमान तो हर चीज का हम देख पाते हैं, हर वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है। पर आवेश कब पता लगता है? जब उनसे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है या इलेक्ट्रॉन उनको दिए जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। आवेश के प्रकार कितने होते हैं? तो आवेश के प्रकार समझने से पहले हम समझते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर क्या होता है। तो आपने पढ़ा है परमाणु के बिल्कुल बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बीच वाले भाग को? उसको बोलते हैं नाभिक। और नाभिक के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझे इस बात को आप? प्रोटॉन पे कैसा आवेश लेकर चलते हैं? धनात्मक आवेश। न्यूट्रॉन को कोई भी आवेश नहीं मानते हम, तो इसको बोलते हैं उदासीन होते हैं ये। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी परमाणु के अंदर, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं। ये भी आपने पढ़ा परमाणु के मॉडल वगैरह के अंदर।
तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश लेके चलते हैं, धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश लेके चलते हैं, ऋणात्मक। तो आपने क्या देखा कि अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होगी तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि वस्तु कैसी होगी, उदासीन होगी। और जैसे ही हम उसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है सोडियम के बारे में, पढ़ा आपने सोडियम के बारे में। सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, जैसे Na होता है, Na सोडियम को बोलते हैं, और सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Na पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा क्या हुआ इसके ऊपर कि पॉजिटिव आ गया, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो इसके पास सोडियम जो होता है ना, सोडियम के पास पहले थे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो प्रोटॉन तो उतने ही हैं, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो प्रोटॉन एक ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से इसके पास धनात्मक आवेश आ जाएगा, +1। ठीक है ना। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी वस्तु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो उसके पास आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। आपने पढ़ा क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन जिसे हम Cl बोलते हैं। Cl जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बन जाता है, Cl-, जिसे हम बोलते हैं क्लोराइड आयन। अब ऐसा क्या हुआ कि इसके पास माइनस आ गया, तो उसका भी रीजन हम देखते हैं, कारण देखते हैं। क्लोरीन जब सही था, उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन छोड़ा या लिया नहीं था, उस टाइम हम देखते हैं कि क्लोरीन के पास टोटल 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से मिल जाता है तो इसके पास प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं 17, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते ही हम देखते हैं कि इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आवेश आ जाएगा। तो इस तरह जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही आवेश उस पर नेगेटिव, ऋणात्मक आवेश आता जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जो आवेश है वो दो तरह के होते हैं। कैसा आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कब बनता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है तो जिससे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। ऋणात्मक आवेश कब बनता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है जिसकी वजह से प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरह से दो तरह के आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखते हैं आवेश उत्पन्न करने के तरीके, यानी कि आवेशन की विधियां, आवेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ हम 3 प्रकार की विधियां देखेंगे। घर्षण द्वारा कैसे आवेशित किया जाता है किसी वस्तु को, चालन द्वारा कैसे आवेशित किया जाता है, और तीसरा हम देखेंगे प्रेरण द्वारा। तो घर्षण और चालन तो बड़ा आसान है, हम बहुत बार देखते हैं कॉमन लाइफ के अंदर। मैं अब एग्जाम्पल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न किया जाता है। चालन के द्वारा भी हमने बहुत बार ऐसा देखा है। प्रेरण द्वारा ये हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, वैसे डेली लाइफ के अंदर, रोजाना की ज़िंदगी के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं देखते हैं जहाँ प्रेरण होता है, और अगर देखा भी है तो हमें समझ में नहीं आता यहाँ क्या होने लग रहा है। तो प्रेरण वाला कुछ हटके रहेगा और हम इसको बड़े अच्छे से समझेंगे भी। तो पहले देखते हैं घर्षण द्वारा। तो देखो, घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करना कैसे उत्पन्न किया जाता है। देखो सीधा सा उदाहरण है, आपने ये देखा है सर्दी के टाइम में हम अपनी स्वेटर वगैरह को जब बाहर निकालते हैं तो उसमें कुछ आवाज़ आती है हल्की हल्की। अंधेरे कमरे के अंदर अगर आप स्वेटर को बाहर निकालते हो तो आपने ज़रूर कभी न कभी ऐसा देखा होगा कि छोटे छोटे बिल्कुल कम लाइट के आपको स्पार्किंग यानी कि चमक सी दिखाई देती है स्वेटर को निकालते टाइम। इसी तरह से जब हम चलते हैं रबर के शूज़ पहन के तो कई बार क्या होता है, हमें किसी दूसरे वस्तु को या किसी दूसरे इंसान को छूते हैं तो अचानक से करंट लगता है ना, झटका सा लगता है। तो वो सब कुछ किसकी वजह से है, घर्षण की वजह से। और सबसे छोटा उदाहरण जो सबसे छोटी क्लासों में बताते आते हैं कि कंघे को जब हम अपने बालों से रगड़ते हैं तो आपने देखा कि कंघा जो है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है। तो इन सभी उदाहरण में आपने क्या देखा कि वस्तुएं जो है वो आवेशित हो जाती है। अब देखो आवेशित होने के पीछे कारण क्या है। आपने ये तो देखा होगा कि सर्दी के टाइम में जब हमें ठंड लगती है तो हम अपने हाथों को रगड़ते हैं और हाथों को रगड़ने की वजह से हाथों में गर्माहट उत्पन्न होती है। जब ये गर्माहट होती है, ऐसा ही कुछ यहाँ होने लग रहा है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो गर्माहट पैदा होने की वजह से जो एक वस्तु है उसके इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु के पास चले जाते हैं। ठीक है ना। तो इसके पीछे कारण क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, रसायन विज्ञान में, कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा होती है वो मिल जाती है। तो आपने क्या देखा, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं और दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। घर्षण द्वारा उत्पादित
विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है। ऐसी विद्युत को क्या बोला जाता है? घर्षण विद्युत। जैसे बादलों के अंदर जो विद्युत होती है वो कैसी है? घर्षण विद्युत। कंघे को रगड़ा बालों से तो उसके अंदर जो विद्युत है वो कैसी है? घर्षण विद्युत। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कुछ वस्तुएं, जैसे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ा जाए तो हम देखेंगे कि कांच की जो छड़ होगी वो धनात्मक हो जाएगी और ऋणात्मक कौन होगी? रेशम का कपड़ा। इसी तरह से जो बिल्ली की त्वचा है या एबोनाइट रोड है उनको रगड़ा जाता है तो बिल्ली की त्वचा पे धनात्मक आता है और एबोनाइट रोड पे छड़ पे ऋणात्मक आता है। ऊनी कपड़े को और एम्बर्स की छड़ को रगड़ते हैं तो ऊनी धनात्मक बनता है और एम्बर ऋणात्मक बनता है। तो ये इन सब बातों से क्या पता लगता है? इनसे ये पता लगता है कि कुछ वस्तुएं अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है और कुछ वस्तुएं उन छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। जो वस्तुएं छोड़ती है इलेक्ट्रॉन वो धनात्मक बन जाती है, जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन लेती है वो कैसी बन जाती है? ऋणात्मक बन जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है, काफी बच्चों को ये याद नहीं रहता कि ऊनी कपड़े और एम्बर रोड में से धनात्मक कौन बनेगा, कौन ऋणात्मक बनेगा। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो, तो मैंने आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो आपके इस सिलेबस के अंदर या कहीं उदाहरण के अंदर कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं। वैसे तो ये जो आपको आपके सामने सारणी नजर आ रही है बहुत बड़ी हो सकती है, पर इसको ज्यादा बड़ा नहीं किया। हमने वही पदार्थ लिए हैं, वही वस्तुएं ली है जो हम ज्यादातर अपने सिलेबस में देखते हैं। तो ऐसी सारणी को हम बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सारणी। ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सारणी क्या होती है? देखो ये क्या कहती है, जब श्रेणी में दिए गए पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, यानी कि इन पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है, ये श्रेणी वाले पदार्थ जो है, तो श्रेणी में ऊपर वाला पदार्थ धन आवेशित हो जाता है और श्रेणी में नीचे वाला पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। कैसे? उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लेते हैं आपने कांच को और सिल्क को आपस में रगड़ा। आपने कांच लिया और कांच की रोड को सिल्क के कपड़े के साथ में रगड़ा। तो जैसे ही कांच और सिल्क को आपस में रगड़ते हैं तो कांच कहाँ आता है? सारणी में ऊपर आता है। सिल्क कहाँ आता है? नीचे आता है। तो ये सारणी कहती है जो ऊपर की तरफ होगा वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इसलिए कांच के ऊपर जो आवेश बनेगा वो कैसा बनेगा? धन आवेश बनेगा। और सिल्क पे जो आवेश बनेगा वो कैसा बनेगा? ऋण आवेश बनेगा, यानी कि ऋणात्मक आवेश बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिल्क हमेशा ही ऋणात्मक होता है। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि मान लेते हैं सिल्क को आपने रगड़ा किसके साथ में? सिल्क को रगड़ा आपने एम्बर के साथ में। तो जब सिल्क को हम रगड़ते हैं एम्बर के साथ में, सिल्क को एम्बर के साथ रगड़ने पर हम देखेंगे सिल्क कहाँ था सारणी में? ऊपर। एम्बर कहाँ था? नीचे। तो सिल्क पे कैसा आवेश बनेगा? धन आवेश। और एम्बर पे कैसा बनेगा? ऋण आवेश। तो अभी देखा आपने क्या देखा कि देखो पहले वाले उदाहरण में सिल्क ऋण था और अब वाले उदाहरण में सिल्क कैसा धन है। तो वो आपको इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के हिसाब से आपने याद रखना है कि कौन सा धन आवेश बनेगा, कौन सा ऋण आवेश बनेगा। तो याद रखना है जो ऊपर की तरफ होंगे वो धनात्मक और नीचे वाले होंगे जो होगा ऋणात्मक। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है इसको। उसके बाद हम देखते हैं चालन विधि, यानी कि चालन विधि का मतलब स्थानांतरण करना। एक आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु के पास स्थानांतरण हो जाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ये वस्तु है आपके पास, इस वस्तु के पास आवेश है, इस वस्तु को आवेशित किया हुआ है। कैसे? मान लेते हैं इसको धन आवेशित किया हुआ है और इसको धन आवेशित करने के बाद इसके पास कुल जो आवेश बन जाता है वो प्लस क्यू बन जाता है। अब इसका आवेश इसके पास रहेगा, कब तक रहेगा? जब तक इसको कोई छुए ना। अब हम क्या करते हैं, ये दूसरी वस्तु लेते हैं इसी जैसी है लगभग, और हम क्या करते हैं एक वायर लेते हैं, एक तार लेते हैं और तार से इसको जोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप तार से जोड़ोगे तो हम देखेंगे कि आवेशित वस्तु से आवेश जो है वो कहाँ चला जाएगा? कुछ आवेश चला जाएगा जो उदासीन वस्तु है उसके पास। तो ये कब जाएगा? ये तभी जाएगा जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करेगी। स्पर्श करने पर ही जाएगा, दूर रखने पे नहीं जाएगा। तो इस विधि को हम बोलते हैं चालन विधि। इस चालन विधि में क्या बात ध्यान रखने वाली है? एक वस्तु आवेशित, दूसरी या तो कम आवेशित हो या बिल्कुल भी आवेशित न हो। जब दोनों को छुआ जाता है, दोनों को संपर्क करवाया जाता है, दोनों को सीधा आपस में टच कर दो, चाहे आप तार की मदद से एक दूसरे को टच करवा दो, स्पर्श करवा दो, दोनों ही बातों में आप देखोगे कि आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु के पास चला जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं आवेश का स्थानांतरण या फिर आवेश का चालन। ठीक है ना? तो इसको आपने याद रखना है। जब एक अछूता चालक
एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। देखो ये जो चालक है ये भी चालक है, ठीक है ना, ये चालक है, ये चालक का मतलब कंडक्टिंग है, इसमें मतलब कि आवेश प्रभावित कर सकता है। अगर मान लो यहाँ प्लास्टिक होगा तो आवेश नहीं आएगा इसके पास, प्लास्टिक के बजाय यहाँ क्या होना चाहिए, धातु वगैरह होनी चाहिए। तो ये अछूता होना चाहिए। अछूता का मीनिंग क्या हुआ कि ये किसी को भी छुए ना, सिर्फ इस आवेशित वस्तु को। अगर किसी और को छुएगा तो इसका आवेश उस दूसरी वस्तु के पास चला जाएगा, तो उसे आवेशित वस्तु से कुछ आवेश मिलता है। इस विधि को चालन विधि कहा जाता है। संपर्क करने से आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में आवेश का हस्तांतरण आवेश का चालन कहलाता है। यह केवल सुचालक में ही संभव है, कुचालक में नहीं। तो ये आप समझते हो कि ये आवेशित वस्तु अगर प्लास्टिक के साथ में छुएगी तो प्लास्टिक के पास आवेश नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपका प्रेरण द्वारा आवेशन की, यानी कि प्रेरण से हम कैसे आवेशित किया कर सकते हैं किसी भी वस्तु को। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि एक वस्तु आवेशित होगी, दूसरी उदासीन होगी, और दोनों को स्पर्श नहीं करवाएंगे, दोनों को स्पर्श नहीं करना है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। वस्तुओं को बिना छुए बिना आवेशित वस्तु के कारण किसी दूसरी वस्तु पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। समझाई बात आपके, दोबारा पढ़ देता हूं। वस्तुओं को छुए बिना, यानी कि इन दोनों वस्तुओं को छूना नहीं है, किसी दूसरी वस्तु पर, यानी कि एक आवेशित है दूसरी अनावेशित है, यानी कि उसके पास आवेश नहीं है, दूसरी वस्तु पर विपरीत प्रकृति, यानी कि अगर यहाँ धनात्मक है तो सामने वाले पे ऋणात्मक का आवेश उत्पन्न करने की विधि को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब ये कैसे करते हैं, ये उदाहरण क्लियर करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये कांच की छड़ है और इस कांच की छड़ को हमने कैसा आवेश दिया हुआ है, धनात्मक आवेश। इस कांच की छड़ को हमें इसके नजदीक लेके जाना है। ये जो आपके सामने नजर है आ रही है आपको, ये एक चालक सफियर है, गोला है, जिसको हमने जमीन से टच नहीं किया। ये लकड़ी का स्टैंड बना हुआ है, नीचे जो नजर आ रहा है ये लकड़ी का स्टैंड है या प्लास्टिक का स्टैंड है, ताकि ये किसी भी चीज को छुए ना, अछूता हो जाए। अब इसको हम इसके पास लेके चलेंगे। अब देखो आपने क्या करना है, देखो स्टार्टिंग में ये जो आपका गोला है आपको सामने नजर आ रहा है, इस गोले का जो आवेश है वो पूर्ण रूप से एक समान वितरित है, यानी कि प्लस और माइनस, प्लस के चारों तरफ माइनस, प्लस के चारों तरफ माइनस, इक्वल, यानी कि एक समान रूप से वितरित है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि इसके एक भाग में पॉजिटिव है दूसरे भाग में नेगेटिव है, नहीं, इसके हर भाग में कुल आवेश की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि प्लस और माइनस की संख्या बराबर है उस भाग में। पर जैसे ही इस प्लस को नजदीक लेके जाएंगे, ये प्लस नजदीक लाने के बाद में आप देखोगे कि ये जो माइनस है, क्योंकि चालक है ये, चालक का तो इसके इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, तो ये माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन, इस चालक के इलेक्ट्रॉन चलकर किस तरफ आ जाएंगे, इस कांच की छड़ वाली साइड में आ जाएंगे। और जो प्लस को प्लस आपको पता है प्रतिकर्षित करता है, तो वो प्रतिकर्षण के कारण दूसरी तरफ चले जाएंगे। अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप यहाँ से इस कांच की रोड को हटा भी दोगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये ऋणात्मक और धनात्मक इस गोले के वापस मिल जाएंगे और वापस ये पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस छड़ को हटाए बिना, इस छड़ को आपने हटाना नहीं है, इस छड़ को हटाए बिना आपने इस चालक, इस गोले का दूसरा सिरा जो है वो धरती है, यानी कि अर्थिंग कर देना है, ठीक है ना, इसको अर्थ कर देना है, इसको पृथ्वी से जोड़ देना है। पृथ्वी से जोड़ने के बाद में हम देखेंगे कि जैसे ही पृथ्वी से जोड़ेंगे तो पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले आएंगे इस पॉजिटिव आवेश के पास, धनात्मक आवेश के पास। क्योंकि जो पृथ्वी होती है उसकी खास बात ये होती है कि इसके सामने अगर धनात्मक होता है तो उसको वो इलेक्ट्रॉन दे देती है, और ऋणात्मक होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन ले सकती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और ले भी सकती है, वो सामने वाले की मर्जी है। तो अब ये देखिए, जैसे ही इसको अर्थिंग करेंगे, इसको बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब इसको हम क्या करते हैं, भू संपर्क कर देते हैं। तो इसको भू संपर्क करने के बाद में हम देखेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस गोले के पास जाएंगे, और ये जो धनात्मक है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ऋणात्मक, ये आपस में मिल जाएंगे और ये उदासीन हो जाएंगे। अब गोले के पास कौन सा आवेश बचेगा, ऋणात्मक बचेगा। अभी आपने ऐसा नहीं सोचना कि आपने अर्थिंग किया और फिर इस छड़ को हटा दो, नहीं, एक बार आपने अर्थिंग किया, अर्थिंग करने के बाद में आपने अर्थिंग को हटा देना है, फिर आपने छड़ को हटाना है। अर्थिंग को हटाया,
फिर आपने अर्थिंग को हटाया, फिर छड़ को हटाना है, यानी कि पहले आपने अर्थिंग को हटाना है, उसके बाद आपने छड़ को हटाना है। हटाने की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो जैसे आप अर्थिंग करने के बाद में हटाते हो तो ये जो नेगेटिव आवेश है ये अभी तक इसी साइड था, पर जैसे ही रोड को दूर ले जाएंगे तो ये जो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आवेश है ये पूर्ण रूप से इसके ऊपर वितरित हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि पहले जो वस्तु थी जो उदासीन थी, अब उस वस्तु के ऊपर हमने कैसा आवेश उत्पन्न कर दिया, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न कर दिया। कैसे किया, इस विधि को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ये तो था आपने इस गोले ए को आपने आवेशित किया, ठीक है ना, कैसा आवेशित किया, ऋणात्मक आवेशित किया। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कब ग्लास रोड को नजदीक ले जाना है, कब दूर ले जाना है, कब अर्थिंग करनी है, कब अर्थिंग हटानी है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है, इसमें गलती हो जाती है। अब देखते हैं दो वस्तुओं के लिए। अब दो वस्तुओं के लिए कैसे, मान लेता हूं पहली वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है, और ये वही ग्लास की छड़ है जिसको हमने धन आवेशित किया हुआ है। अब आप क्या करोगे, आपने देखा कि जैसे इस रोड को इसके पास लाते हैं तो रोड को पास लाने की वजह से आपने देखा था ना, जैसे लास्ट वाले उसमें देखा था, तो उसमें आपने क्या देखा कि ये जो नेगेटिव भाग है यानी कि ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रॉन है इस ए वाली वस्तु के, ये इस तरफ आ जाएंगे, और पॉजिटिव है वो दूसरी तरफ यानी कि आपके राइट हैंड साइड में चले गए। बट जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये जो ए है वो बी के साथ में जुड़ा हुआ है, टच कर रहा है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। तो ये देखो, ये ए वाला का जो पॉजिटिव है वो बी वाले को नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और बी के धनात्मक को दूसरी तरफ प्रतिकर्षित करेगा। अब हम क्या देखेंगे कि जैसे ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो ये पॉजिटिव यानी कि ए का धनात्मक और बी का ऋणात्मक आपस में मिल जाएंगे और एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे आपने इस गिलास की रोड को हटाना नहीं है, इस गिलास की छड़ को हटाए बिना आपने दोनों जो ये वस्तुएं हैं ए और बी दोनों को अलग कर देना है। अलग करने के बाद आप क्या देखोगे, यहाँ रह जाएगा नेगेटिव और बी के इस सिरे पे रह जाएगा पॉजिटिव। अब आपने क्या करना है, इस ग्लास रोड को भी हटा देना है। जैसे ही ग्लास रोड को हटाएंगे तो ये जो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आवेश है वो ए पे पूरी तरह से वितरित हो जाएगा एक समान, और इसी तरह से बी का जो आवेश है धनात्मक आवेश वो भी बी के ऊपर एक समान वितरित हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि किस तरह से ए और बी को आपने ए को ऋणात्मक और बी को धनात्मक आवेशित कर दिया बिना ग्लास की रोड को दोनों के टच किए, बिना स्पर्श किए, यानी कि हमारा तो कुछ लगा ही नहीं। हमने तो क्या किया, दोनों से आपस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन करवा दिया, जिसकी वजह से ए के पास ऋणात्मक और बी के पास धनात्मक आवेश आ चुका है। तो ये था आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। अब ये देखो, ये इंग्लिश में दिया वैसे, पर आप एक दो बार पढ़ोगे याद रह जाएगा। कॉन्सेप्ट बूस्टर, बूस्टर का मतलब होता है अपना जो टॉपिक है उसको मजबूत बनाने वाली चीज। तो हम ऐसे देखेंगे, हमने हर लेक्चर में दो तीन आपको बूस्टर मिलेंगे जो आपके टॉपिक को आपको बिल्कुल मजबूती से सिखाएंगे। तो जैसे ये देखो, आपने भी क्या देखा कि प्रेरण द्वारा उत्पन्न आवेश का मान। अभी आपने क्या देखा, देखो दोबारा ले लेता हूं मैं। ये आपने ग्लास रोड ली थी ना ग्लास रोड, और सामने आपने एक वस्तु ली थी जो गोलाकार थी, उस पर आपने क्या किया था, आपने ऋण आवेश उत्पन्न किया था। अब ये क्या कहता है कि अगर ये आवेशित प्रेरण करने वाला आवेश Q और प्रेरण के पश्चात उत्पन्न होने वाला आवेश Q डैश अगर हो तो इनका फॉर्मूला ये होता है, Q डैश जो होगा यानी कि जो उत्पन्न आवेश होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव Q1 ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के ब्रैकेट क्लोज। के क्या होता है, के होता है ये जो इस वस्तु में आपने आवेश उत्पन्न किया है ना, ये वाली वस्तु, इस वाली वस्तु का माध्यम जो है उसको हम बोलते हैं पैरा विद्युतांक, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं शिथुर विद्युतांक, ठीक है ना, नियतांक भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने आगे आएगा आपके, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये वस्तु का जो है उसको हम एक नियतांक बोलते हैं, जो स्थिर विद्युत नियतांक भी बोल देते हैं, पैरा विद्युतांक भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो के है उसकी वैल्यू पे निर्भर करता है। अब ये कैसे निर्भर करता है उसको उदाहरण के तौर पे आपने याद रखना है। एक बार इसको आप याद रखो, आगे वाले एक दो लेक्चर करने के बाद में आपको इस के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगी। अगर ये वस्तु धातु होती है तो धातु के लिए के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, अनंत। तो यहाँ के की वैल्यू हम करेंगे इनफाइनाइट। तो एक को जब इन्फिनिटी से भाग करते हैं 0 बन जाता है। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि Q डैश इज इक्वल टू आ जाएगा Q। क्यों, क्योंकि आपने 1 बाय यहाँ क्या किया, के का मान कितना रखा धातु के लिए
इनफाइनाइट अनंत, तो आप क्या देखोगे, ये आ जाएगा 1 बाई इनफाइनाइट 0, 1 में से 0 गया 1, 1 को q से मल्टीप्लाई किया तो q, ये यहाँ माइनस भी है। तो आप क्या देखोगे, धातु वाले उदाहरण में हम देखेंगे कि जो आवेश उत्पन्न होगा प्रेरण के द्वारा वो बिल्कुल कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि बराबर और विपरीत होगा। जितना चार्ज सामने है उतना ही चार्ज इसके ऊपर होगा, पर सामने वाला धनात्मक होगा तो उत्पन्न होने वाला आवेश धातु के ऊपर वो ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। यानी धातु पर उत्पन्न आवेश हमेशा आवेशित करने वाली वस्तु के आवेश के बराबर तथा विपरीत होता है। तो ये आपने देखा कॉन्सेप्ट बूस्टर, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हमारे इस जितने भी लेक्चर्स होंगे उसके अंदर आपको बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें देखने को मिलेगी। हम फॉर्मेलिटी नहीं करते, हम किसी भी तरह का ऐसा नहीं करते कि जल्दी से लेक्चर किया आपने फॉर्मेलिटी कर दी और आप लोग विजिट करते रहोगे, नहीं। हम चाहते हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया स्टडी मटेरियल मिले, आपको ऐसा काम मिले जो आपने कहीं नहीं देखा हो। तो इसी के लिए हम थोड़ी मेहनत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। आपसे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं सिर्फ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ का जो लाभ है वो उठा सके। ये था आज का लेक्चर। आने वाले लेक्चर हम देखेंगे कि विद्युत आवेश कौन कौन से गुण को प्रदर्शित करता है। तो हम स्पेशली एक लेक्चर रखेंगे जिसमें सभी गुण को हम देखेंगे। यहाँ तो सिर्फ 3 गुणों को ही बताया गया है, हम 3 नहीं बहुत सारे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना आगे वाला लेक्चर होगा वो गुण के बारे में होगा। तो आज आपने क्या देखा, आवेशन की विधियां देखी, जिसमें आपने घर्षण द्वारा आवेशन देखा, चालन द्वारा देखा और प्रेरण द्वारा देखा, ठीक है ना। आगे वाला लेक्चर होगा अपना गुण के बारे में। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।